मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय अंबाजी, आदरणीय शैलजा जी और उपस्थित सभी आत्मीय भाइयों बहनों, वैसे पुस्तक के बारे में तो काफ़ी कुछ कहा गया है, तो मैं पुस्तक के बारे में कम कहूँगा, लेकिन भारत के बारे में कहूँगा। इस पुस्तक का विषय वही है, भारत ही है। टाइटल है वी एंड द वर्ल्ड अराउंड, हाउ वी एज भारत व्यू द वर्ल्ड डिफरेंटली देन द वर्ल्ड व्यूज द वर्ल्ड। एक बड़ा अंतर है। और भारत की विशेषता है, सदियों से है, वो क्यों है, क्या है, इसको हम जानेंगे तो भारत के भविष्य की दिशा हम तय कर सकेंगे। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। इंग्लैंड, जर्मनी, जापान इन देशों का बहुत स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ था युद्ध में। वो युद्ध भूमि ही थी। उन्होंने 1945 के बाद अपने देश को फिर से खड़ा करने की शुरुआत की। 1948 में इजराइल ने लिटरली फ्रॉम स्क्रैच, शून्य से 1800 वर्षों के बाद अपने भूमि पर जाकर, जहाँ संसाधनों की कमी, स्केर्सिटी और सतत संघर्ष, रोज लड़ाई, ऐसे कार्य आरंभ किया और 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। भारत का जापान, जर्मनी, इंग्लैंड जैसा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ था, न ही इजराइल जैसी एकदम विपरीत परिस्थिति भारत में थी। शून्य से शुरुआत नहीं करनी थी। हमारे पास संसाधन थे, ह्यूमन पावर थी, टैलेंट, शक्ति, एक रिच हिस्ट्री, एक परिपूर्ण जीवन, जीवन का दृष्टिकोण, ये सारा था। लेकिन इन लास्ट 70 ईयर्स में इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इजराइल इन देशों ने जितनी प्रगति की है उतनी भारत ने नहीं की है। भारत ने बिल्कुल प्रगति नहीं की ऐसा ही नहीं मानता हूँ मैं, लेकिन जितनी करनी चाहिए थी, लुकिंग एट द रिसोर्सेस, टैलेंट, कैपेसिटी, लीगेसी एंड एवरीथिंग, उतना भारत नहीं कर सका। क्यों, ऐसा प्रश्न मन में आता है। तो एक सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक है हु आर वी, उसमें वो लिखते हैं कि अनलेस वी डिसाइड हु वी आर एज ए पीपल, वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट आवर प्रायोरिटीज कैन बी। एक राष्ट्र के नाते, समाज के नाते हम कौन हैं, यह जब तक हम तय नहीं करते तब हमारी प्राथमिकता है, हमारी दिशा हम तय नहीं कर सकते। उन्होंने अमेरिका के बारे में खूब चर्चा की है, समय कम है, मैं उस पर अधिक नहीं जाऊंगा, पुस्तक पढ़ने जैसी है। तब ध्यान में आया कि इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इजराइल इन देशों में वहाँ भी डेमोक्रेसी है, राजनीति है, दल है, चुनाव होते, स्पर्धा है, परंतु इन चारों देशों के लोगों में, सभी लोगों में हम कौन हैं, हु आर वी, हमारे पुरखे कौन थे, हमारे एंसेस्टर्स कौन है, हमारी हिस्ट्री क्या रही, हमारी गलती क्या हुई, उसके बारे में देयर इज यूनैनिमिटी, एक मत सब है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। और दुनिया के सभी देशों में केवल भारत ऐसा एकमात्र देश है, द ओनली कंट्री, जहाँ के लोगों में आज भी हम कौन हैं, हमारे पुरखे कौन थे, हमारा इतिहास क्या था, हमारी पहचान क्या रही है, इसके बारे में यूनैनिमिटी नहीं है, हम एक मत नहीं है। टू डिफरेंट आइडियाज ऑफ भारत, इसके बीच में असली संघर्ष है। इसलिए हमारी रक्षा नीति, हमारी शिक्षा नीति, हमारी विदेश नीति, हमारे अर्थनीति, हम कौन हैं, इतना रिच हमारा हेरिटेज है, समृद्ध है, प्रॉस्परस रहा है, वेलर, हमारे पास पराक्रम कम नहीं था, एक अलग अपने
जीवन का दृष्टिकोण, एक अलग आइडेंटिटी सारे दुनिया में भारत के बारे में लोग जानते हैं। द वर्ल्ड नोस भारत सिंस एजेस। प्रभात प्रकाशन ने 4 वॉल्यूम्स पब्लिश किए, इंडिया दे सॉ। भारत के बाहर से भारत में आए हुए जितने लोगों ने भारत के बारे में लिखा, भारत कैसे देखा, इसका कंपाइलेशन है, अमेजिंग है। ऐसा भारत रहा है, ऐसा भारत क्यों रहा है? वास्तव में दुनिया को जो भारत पता है वो भारत हम नहीं, ऐसा एक नकारने की फैशन भारत में आज़ादी के बाद चल पड़ी। डिनाइंग व्हाट वी एक्चुअली आर, दैट द वर्ल्ड नोज वेल सिंस एजेस। ऐसे डिनाई करने वालों ने अपने आप को प्रोग्रेसिव, लिबरल, इंटेलेक्चुअल और बाद में सेकुलर कहना शुरू कर दिया। और भारत की बात करने वालों को उन्होंने ये एंटी प्रोग्रेसिव है, ये नॉन ओपन है, ये लिबरल है, कम्युनल है, ऐसे एक नैरेटिव भारत में चल पड़ा। भारत को ही यह नहीं बताया जा रहा कि भारत क्या है। तो ये भारत को जानना समझना बहुत आवश्यक है। और इसलिए 2 आइडियाज कैसी है, अनेक उदाहरण है, मैं एक उदाहरण केवल बताऊंगा। एक लंबे संघर्ष के बाद 1947 15 अगस्त को हम लोग स्वाधीन हुए। भारत के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल, सभी प्रिंसली स्टेट्स ने भारत में अपना एक्सेशन कर दिया था, एक्सेप्ट 3 स्टेट्स, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर एंड जूनागढ़। तो 1948 में सरदार पटेल जूनागढ़ गए, उन्होंने वहाँ वो एक्सेशन प्रोसेस कंप्लीट की। वहीं से सोमनाथ पास में है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग का श्लोक की शुरुआती सौराष्ट्र सोमनाथम च से होती है। सारे भारत के लोग वहाँ दर्शन कर लिए जाते रहे सदियों से, आवागमन के साधन कैसे भी हो लोग जाते रहे। मंदिर गए, वहाँ का मंदिर के खंडहर देखा, रुइंस देखा तो बड़ी पीड़ा हुई। अब स्वतंत्र स्वाधीन भारत के पहले गृहमंत्री को मन में विचार आया कि इतना प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ का है, एक अच्छा मंदिर बनना चाहिए, बड़ी खराब हालत में है। दिस वॉजंट अगेंस्ट एनीबॉडी। भारत में सोमनाथ मंदिर की अपनी एक गरिमा है, गौरव है। उनके साथ के मुंशी थे जो पंडित नेहरू के कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनको ये काम सौंपा। उन्होंने दोनों ने समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि सोमनाथ का मंदिर भव्य बनाएंगे। के मुंशी ने एक प्रपोजल तैयार किया आगे बढ़ने के लिए, एंड ही शोड इट टू महात्मा गांधी जी। गांधी जी डिड नॉट अपोज द कंसेप्ट, द आइडिया ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग मैग्निफिसेंट टेम्पल देयर। उन्होंने एक बहुत महत्व की, जो भारत की सही आत्मा है, ऐसा सुझाव दिया कि ये मंदिर का निर्माण सरकारी खजाने से, ट्रेजरी से नहीं मत करो, जनता के पैसे से करो। इट वॉज वेरी थॉटफुल सजेशन। तो के मुंशी ने वो चेंज किया प्रपोजल और मंदिर कार्य आरंभ बढ़ा। राष्ट्रपति उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत विद्वान थे। 1951 में राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ से इस सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता, स्वातंत्र्य सेनानी थे, विद्वान थे। के मुंशी बहुत विद्वान थे। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इन सब लोग स्टालवर्ड्स थिंकर्स, वो इस तरफ देखते थे, इट इज़ नथिंग बट रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ भारत। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना इसके लिए करना है। लेकिन पंडित नेहरू का विरोध था। पंडित नेहरू ने अपना विरोध दर्ज करते हुए ऐसा कहा के मुंशी को, इट इज़ एन एक्ट ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म। ये 2 अवधारणा अलग अलग है। सभी कांग्रेस के लोग हैं,
सभी विद्वान हैं, सीनियर हैं। ये 4 लोग जिस घटना को, इवेंट को रिस्टोरिंग ऑफ ग्लोरी ऑफ भारत ऐसा देख रहे हैं, उसको एक व्यक्ति इज लुकिंग इट एज एन एक्ट ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म। ये अंतर है। इसलिए जब राजेंद्र प्रसाद को प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजा के मुंशी ने, तब सरदार पटेल जीवित नहीं थे। पत्र में, ये पूरा पत्र व्यवहार पढ़ने जैसा है। एक अच्छी पुस्तक है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम के मुंशी की, उसमें सारा पत्र व्यवहार स्पीचेस डिटेल में दिए हैं। तो के मुंशी न्यू कि सरदार पटेल कि राजेंद्र प्रसाद जी आने के लिए हाँ कहेंगे और बाद में प्राइम मिनिस्टर मना करेंगे, ही मे कैंसिल द प्रोग्राम, ही शुड नॉट डू इट। इस लेटर में लिखा है कि सरदार पटेल का स्वप्न पूर्ण करने का समय आया है, स्वप्न पूर्ति का। हम सबकी इच्छा है प्राण प्रतिष्ठा आपके हाथ से हो। आगे का वाक्य बहुत महत्व का है, लेकिन आप सही में आने वाले हो तो ही हाँ कहिए। प्लीज डू नॉट फेल अस, ऐसा लिखा है। पत्र अवेलेबल है। तो अब राष्ट्रपति लिखते हैं कि मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा, किसी चर्च में मस्जिद में बुलाएंगे वहाँ भी जाऊँगा। और वो आए। उनका भाषण इतना एक्सेलेंट है। मंदिर का अर्थ क्या होता है वो समय नहीं है, तो मैं कुछ बातें शायद फ्लो में आई तो मैं बताऊँगा, लेकिन पूरा पत्र पढ़ने जैसा है। ये केवल पूजा का स्थान नहीं है मंदिर। उन्होंने कहा कि भारत उद्योग प्रधान देश था। हमको जो कहा जाता है, वी आर मेड टू बिलीव कि भारत कृषि प्रधान देश है, ये सुनते आए हैं। लेकिन भारत का दुनिया भर में व्यापार सर्वाधिक मोर देन 30% था। वर्ल्ड ट्रेड में शेयर हाईएस्ट फ्रॉम 1st AD टू 1500 AD, जबकि यूरोप अमेरिका मिलाकर 2% से कम था। तो दुनिया भर में व्यापार करने भारतीय लोग जाते थे। बेचते क्या थे? कृषि प्रधान देश है, खेती अच्छी थी, लेकिन खेती प्रधान नहीं थी। जब मैं लोगों से पूछता हूँ, पीपल कम विथ एन आंसर कि स्पाइसेस कम लास्ट। एक्चुअली भारत में टैनिंग इंडस्ट्री अच्छी थी। चमड़े, जानवर मरने के बाद उनके चमड़े को टैनिंग प्रोसेस से उसकी अनेक वस्तु बनाने की कला, टेक्नोलॉजी यहाँ पर अवेलेबल थी। यहाँ पर अच्छी मेटलर्जी थी। आयरन और कॉपर और जिंक, इसके और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, कास्टिंग, मोल्डिंग था। यहाँ पर अलॉय बनते थे, पीतल बना, ब्रास, कांसा बना, उसकी वस्तुएं बनती थी। यहाँ परफ्यूम इंडस्ट्री अच्छी थी, क्योंकि भारत के फूलों में ही फ्रैग्रेंस, सुगंध है। भारत के बाहर के फूलों में रंग है, फ्रैग्रेंस नहीं है। यहाँ इत्र बना। कपड़ा उद्योग एक्सीलेंट था। स्पाइसेस कम लास्ट। ये सारी चीज़ें बनती थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, ये घरों में बनती थी। घरों में उद्योग थे। ऐसे घर गांव में होते थे। और घर के बच्चे अपने आप घर में ही काम करते करते सारे स्किल सीखते थे। इसलिए तो किसी को ITI वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ये प्रोडक्शन हाउस घर में होता था। घर की माता का इस प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन होता था। डिजाइनिंग, क्वालिटी कंट्रोल में खास ध्यान देती थी वो। तो शी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द वेल्थ क्रिएशन इन द इंडस्ट्री एट होम। महिलाओं को घर में रखकर पुरुषों को बाहर पैसा कमाने के लिए जाना पड़ता है। ये अंग्रेज आने के बाद क्या आया एब्रेशन है। वह लक्ष्मी के उत्पादन में सहायता करती थी, लक्ष्मी को संभालती भी थी। और घर का पुरुष जब माल बेचने के लिए बाहर जाता था तो 4-6 महीने के बाद वापस आता था। तब तक सारा घर का कारोबार महिलाएं संभालती थी। इसलिए उसको गृह लक्ष्मी कहने की पद्धति इसलिए पड़ी है। वो घर की लक्ष्मी थी, घर की लक्ष्मी उसके पास रहती थी। राइट फ्रॉम क्रिएशन ऑफ वेल्थ, हैंडलिंग इट, प्रिजर्विंग इट, यूजिंग इट, उसका स्वयं का से उसमें होता था। इसलिए बारिश के बाद, कार्तिक महीने के बाद, दिवाली के बाद
लोग व्यापार करने के लिए बाहर जाते थे और अगले बारिश के पहले आते थे, क्योंकि खेती की एक फसल निकल जाती थी। अगली बुआई जो खेत की जुताई होने के पहले ये वापस आते थे। इसलिए पुराने फिल्मों में ऐसे गीत हमने सुने होंगे, सावन आया बादल आए मेरे पिया नहीं आए, ऐसे गीत होते थे। क्योंकि सावन आने वाला है, बादल छा रहे हैं, बारिश शुरू होगी, उसके पहले इसका पति घर आने वाला ही है। कब आएगा? टेलीफोन तो था नहीं उस समय, पत्र नहीं था, तो एक आतुरता, उत्सुकता, पिया गए परदेश, ऐसी जो गीत होते थे, उसका अर्थ यह है। और भारत के लोग दुनिया भर में गए, वी डिड नॉट कॉलोनाइज द पीपल देयर, वी डिड नॉट कॉलोनाइज दोज लैंड्स, वी डिड नॉट ट्राई टू कन्वर्ट देम, आवर पीपल डिड नॉट प्लंडर देयर रिसोर्सेस। उनको गुलाम बनाकर व्यापार नहीं किया, जो अरबों ने किया, गोरे लोगों ने किया। बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट दी है। यानी अफ्रीका के ब्लैक लोगों के ऐसे जैसे गधे घोड़े बैलों के जो मार्केट होते हैं, ऐसे मार्केट में खड़े होकर उनके भाव बोली होती थी। उस पर अनेक पुस्तकें लिखी गई है। भारत ने ये नहीं किया, भारत एक अलग बात है। इसलिए भारत को ठीक से समझने की आवश्यकता है। भारत की एक अपने आप की 3 विशेषताएं हैं, दैट डिफाइंस, डिस्क्राइब्स, आइडेंटिफाइज भारत सदियों से। पहला है भारत का जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण, द वर्ल्ड व्यू, जो है व्यू टू लुक एट द वर्ल्ड। ये डिफरेंट है। जो सेमेटिक मूल के सब थॉट्स अब जिनका प्रभाव खूब दिख रहा है, वो हर एक पर अपना कब्जा जमाने चाहते, रिसोर्सेस पर, पॉलिटिकल पावर पर, मिलिट्री पावर पर, ताकि शोषण चलता रहे। सो कॉल्ड वेस्ट है, जिनको डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, इनका सारा जो प्रॉस्पेरिटी है ये शोषण पर आधारित है। इसलिए एक उत्तम पुस्तक है ग्लोबल पैरासाइट्स नाम की। पैरासाइट्स वो जीव होते हैं जो दूसरे जीवों का शोषण करके अपना पोषण करते हैं, जिनका शोषण करना उनको और अधिक पुष्ट होने के लिए प्रयत्न करेंगे ताकि उनका और हम शोषण कर सके। डेवलप्ड नेशंस हेल्पिंग द अनडेवलप्ड नेशन टू डेवलप, डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन उनका ट्रैप है, उसके बाहर नहीं जा सकते आप। उनको इतना पुष्ट नहीं होने देंगे ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो इनका शोषण करना रुक जाएगा, ये भूखे मरेंगे। देन द राइटर ऑथर राइट्स, देयर द सो कॉल्ड वेस्ट्स आर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन केप्ट ऑन चेंजिंग। फर्स्ट इट वाज रिलीजन, then it was empire, and now it is WTO, IMF and World Bank. ये जो ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, they wanted to devise new methods to continue the exploitation. क्योंकि अब इंडिपेंडेंस अनेक देशों को देना पड़ा, कॉलोनीज वाला जमाना खत्म हो रहा था। इस पर भी अनेक पुस्तकें हैं। वर्ल्ड बैंक के एक अधिकारी जॉन परकिंस की पुस्तक है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। दूसरे एक अधिकारी जोसेफ स्टिग्लिट्ज की पुस्तक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। तो जो इन लोगों ने, ये सेमेटिक मूल के लोगों ने, दे थिंक ऑफ द वर्ल्ड इन बाइनरीज, वी एंड अदर्स। और भारत ने कभी अदराइजेशन का विचार नहीं किया, वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, बिकॉज भारत का जीवन का दृष्टिकोण विशिष्ट है, स्पेशल है, यूनिक है, बिकॉज इट इज स्पिरिचुअलिटी बेस्ड, अध्यात्म आधारित है। इसलिए वो होलिस्टिक है, इंटीग्रल है, एकात्म है, सर्वांगीण है। इट्स इज द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड, नॉट द ह्यूमन, एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड, जिसका उल्लेख हुआ, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम है। इस भारत के वे ऑफ लाइफ ने भारत में रहने वाले सभी भाषाभाषी, सभी जाति जनजाति, पहाड़ का, मैदान का, गांव का, नगर का,
ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, सभी लोगों के जीवन को शेप दिया है। एंड एवरीबॉडी कनेक्ट्स विद दिस आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी के, इस भारत की पर्सनैलिटी के 4 प्रमुख सेलिएंट फीचर्स है। भारत ऐसा जीता आया है। नंबर 1, एकम सद विप्रहा बहुधा वदंती, सत्य ट्रुथ ईश्वर एक है। एक है और एक ही है, इसमें अंतर है। भारत ने कहा एक है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, वहां तक पहुंचने के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं, सब समान है। इसलिए भारत ने कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किया। तो कभी कभी भारत के साथ लोग टॉलरेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। टॉलरेंस में भी इनबिल्ट इनटॉलरेंस है। When I say that I can tolerate you, मतलब मेरा तो मारने का मन कर रहा है, बट 4 लोग बैठे, अच्छा दिखता नहीं है, so I will tolerate you, isn't it? बर्दाश्त कर रहा हूँ, मतलब उसमें इनटॉलरेंस है। शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के समय ज़्यादातर लोग यही मानते थे कि उनका ही सत्य रिलीजन है, बाकी सब झूठ है। उनके रिलीजन को फॉलो करने वाले स्वर्ग में जाएंगे, बाकी नरक में ही जाएंगे। उनको नरक में जाने से बचाने का पवित्र कार्य, डिवाइन ड्यूटी हमको ही करनी है, क्योंकि सत्य हमारे ही पास है। उसके 2 ही मार्ग है, कन्वर्ट देम बाय फोर्स, फ्रॉड, एलुरमेंट और किल देम। ऐसी असंख्य हत्याएं हुई हैं। उसमें थोड़ा उदार देखने के लालसा वालों ने कहा कि लेट अस नॉट किल देम, वी वांट टू किल यू बट डजंट लुक गुड, सो दे केम विद अ लिबरल टर्म, लेट अस टॉलरेट देम टिल दे गेट कन्वर्टेड। ऐसे था। उसमें विवेकानंद कहते, वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑलवेज टू बी ट्रू। सबका स्वीकार, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल, ये भारत की विशेषता है। उसमें स्वामी जी कहते हैं, आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर इन अवर डिवाइन लैंग्वेज संस्कृत देयर इज नो सिनोनिमस वर्ड फॉर एक्सक्लूजन। शब्द ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट एक्सक्लूड एनी बडी, एनीथिंग, इंक्लूड ऑल, चराचर। दूसरी, टू से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक ही चैतन्य अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है, तो डाइवर्स फॉर्मेशंस के भीतर रही एकता को देखने की दृष्टि भारत की रही। इसलिए भारत का वर्णन जो होता है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, हमने खूब सुना है, बट दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। वी डोंट हैव डाइवर्स कल्चर्स। सही बात यह होगा, अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया हैज़ ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की दृष्टि देने वाली, उसकी छूट देने वाली, स्वातंत्र्य देने वाली हमारी संस्कृति है कि उसका आधार अध्यात्म है। तीसरी विशेषता है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ह्यूमन फॉर्म में जो है, स्त्री पुरुष दोनों में, यह पोटेंशियल डिविनिटी इक्वली विद्यमान है। यह दुनिया में केवल भारत मानता है, बाकी लोग नहीं मानते। एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अंतर्गत बाह्य प्रकृति का नियमन करना है, कंट्रोल। इसलिए उपवास क्यों करना, व्रत क्यों करना, कार्तिक महीने में सर्दी में ठंडे पानी से क्यों नहाना, कावड़ यात्रा क्यों करना, बिना चप्पल पहने मंदिर तक क्यों जाना। ऐसे अनेक है जो अपने प्रकृति का नियमन करते हुए अंदर के देवत्व को प्रकट करने के लिए, ये प्रकट करने के मार्ग हर एक का अलग अलग हो सकता है। देयर आर 4 मेजर वेज: वर्क, वर्शिप, साइकिक कंट्रोल, मेडिटेशन। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। बीइंग एक्सक्लूसिव, ये भारत का विषय नहीं, इसलिए एक को लिया तो दूसरे को टच नहीं कर सकते, ऐसा भारत में नहीं है। कैथोलिक, क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट चर्च में प्रेयर नहीं कर सकते, और सुन्नी लोग शिया के मस्जिद में जाकर बॉम्ब डाल के आते, हमने न्यूज़ पढ़ी होंगी। कोई एक ही लो, ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एनी ऑफ दिस 4 और 2 और मोर और ऑल एंड बी फ्री। मुक्त होना, तो हर एक का मुक्त मोक्ष की तरफ जाने का जो मार्ग है, इट कैन बी ए वेरिड कंपोजिशन
ऑफ दिस ऑल फोर। मेरा अगर 50% कर्मयोग है तो मेरी सिस्टर का 50% भक्ति योग हो सकता है, तो मेरा भाई 50% ज्ञान योग में ज़्यादा मानता है, मंदिर में कम जाता है। इट्स अलाउड। तो हर एक का मुक्ति के तरफ जाने का मार्ग इज इंडिविजुअल, ए वेरिड कंपोजिशन ऑफ ऑल दिस फोर। कोई भी एक हो सकता है, कोई भी दो हो सकते हैं, कोई भी तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, उसमें भी अलग अलग प्रपोर्शन हो सकता है। इट्स अलाउड। ये अपने अपने मोक्ष का मार्ग को हमारे यहाँ उपासना कहा है, जिसको अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। धर्म एकदम डिफरेंट है। रिलीजन धर्म का एक अनुवाद करने से बहुत सारा कन्फ्यूजन निर्माण हुआ है। जैसे घर में एक घर की एक टेस्ट होती है, खाना बनता है, माँ खाना बनाती है, 5 लोग हैं, फिर भी किसी बेटे को लगता है कि सब्जी में आज थोड़ा तीखापन कम है, थोड़ी मिर्ची की चटनी मिला लेगी उसमें। बेटे को लगता है कि थोड़ा खट्टापन कम है, थोड़ा नींबू लेमन का रस उसमें डाल देगा। थर्ड पर्सन में थिंक कि खट्टा तीखा दोनों चाहिए, वो दोनों मिला लेगा। चौथा को थोड़ा मीठा खट्टा मिला लेगा। हर एक को अपना अपना टेस्ट एडजस्ट कर लेता है और सब लोग उसी भोजन का पूर्ण आनंद लेते हैं। रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजु कुटिल नाना पथजुषाम। इसलिए ठेंगड़ी जी संघ के बहुत बड़े श्रेष्ठ चिंतक वो कहते थे कि भारत परंपरा में रिलीजन उपासना है, धर्म नहीं, रिलीजन। ये हर एक को अपना मार्ग चुनने का स्वातंत्र है, लिबर्टी है, फ्रीडम है। वो कहते कि इन भारत द रिलीजन इज पर्सनल, एज पर्सनल एज वंस ओन टूथब्रश। घर में 5 लोग हैं, 5 का ब्रश अलग अलग होता है, एक दूसरे को नहीं चलता है। और ये चुनने का स्वातंत्र, इसलिए भारत में परंपरा से स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है। इसलिए कभी कन्वर्ट करने का सवाल ही नहीं है, उसको लेकर झगड़े नहीं हुए। ये जो चारों बातें हैं भारत की, इन चारों बातों के साथ सारे यानी ट्राइबल वगैरह, हिंदू नहीं वगैरह, ऐसा एक नैरेटिव चलता है। लेकिन हमारे डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी संघ के सरकारी पहले आसाम क्षेत्र प्रचारक थे। उन्होंने आसाम में इतनी वेरिड ट्राइबल्स है, उनके वेश अलग है, भाषा अलग है, एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती है। ऐसे 18 ट्राइबल्स के स्कॉलर्स को एकत्र किया और 6 विषयों के बारे में उनके ट्राइब में क्या कंसेप्ट्स हैं यह हर एक को कहने के लिए बोला। ईश्वर के बारे में क्या कल्पना है, धरती के बारे में क्या कल्पना है, आप प्रार्थना में क्या मांगते हैं, व्हाट डू यू प्रे। दूसरे अन्य रिलीजन के लोगों को देखकर मन में क्या विचार आता है, एंड डू यू बिलीव इन कन्वर्शंस। ऐसे प्रश्नों पर ध्यान में आया। सभी ने, जिनका वेश अलग थे, भाषा अलग थी, सभी के उत्तर समान थे, जो भारत के वैदिक परंपरा से जुड़ते थे। पहली बार सबने रियलाइज किया, ओह सारे भारत के साथ हमारे विचार तो एक ही है। तो इसको दुनिया ने नाम हिंदू दिया है, हमने दिया नहीं, क्योंकि हम तो अपने आप को अलग, दुनिया से अदर मानते नहीं थे। लेकिन जब बाहर गए तो बाहर के लोगों ने कुछ अलग, ये तो थोड़े डिफरेंट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो दे गिव द नेम। क्योंकि सिंधु नदी पार करके आ रहे थे, स को ह बोलने का रिवाज। तो आज भी आसाम में संघ को हंग कहते हैं, संपादक को हमपादक कहते हैं, संपर्क प्रमुख को हमपर्क प्रमुख कहते हैं, स को ह कहते हैं। मैं सबसे पहली बार आसाम में गया तो मेरा दायित्व था अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख। तो सभी शाखा मेरा परिचय होता था अखिल भारतीय हमपर्क प्रमुख, ऐसे ही बोलते थे। और गुजरात में स को ह बोलने का रिवाज है। वहाँ सांप को सरप कहते, लिखते सरप है और बोलते हरप है। सूरत को हुरत कहते हैं। तो स का हुआ नाम पड़ा, हमारा नाम है, सबका साझा नाम है, इसमें कुछ कमी नहीं है, कुछ खराब नहीं है, न्यून नहीं है। ये एक रिच भारत का हेरिटेज है। और भारत का हर व्यक्ति इस पहचान के साथ, नाम में अंतर हो सकता है, कोई कहेगा ये हिंदू शब्द ने हमको भारतीय कहना है, कोई बात नहीं है। लेकिन भारतीय शब्द को एक ज्योग्राफिकल कॉनोटेशन तो आ ही जाता है। जब मैं नेपाल गया था, नेपाल के अपने छात्रों से बात कर रहा था, स्वयंसेवकों से, वहाँ पर हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम से काम चलता है। जब मैं भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन कह रहा था,
दे ऑब्जेक्टेड, क्योंकि उनके लिए भारत एक दूसरा देश है। सो भारतीय कहने से दे कैन नॉट कनेक्ट, हिंदू कहने से दे कैन वेरी इजीली कनेक्ट। तो मॉरिशस का हिंदू फिजी का हिंदू है, त्रिनिदाद का हिंदू है, केनिया का हिंदू है, उसके देश अलग है, नागरिकता अलग है, उनके लिए भारत दूसरा देश है, परंतु हिंदू कहते ही दे कैन वेरी इजीली कनेक्ट। समानार्थी व्याप्ति अलग अलग है, भारतीय के इंडिक का है, सनातन में कोई कहता है, वास्तव में सनातन ये हिंदू का एडजेक्टिव है, हिंदू उसका नाम है। राम जी का एक संदेश लेकर, पत्र लेकर एक व्यक्ति गया सीता जी को देने के लिए। अब सीता का नाम मैथिली है, इसके दिमाग में मैथिली था, तो मिथिला नगरी में प्रवेश किया तो पूछा कि मैथिली का घर कहाँ है। तो लोगों ने पूछा कौन सी मैथिली भैया, यहाँ तो हर घर में मैथिली है। मिथिला की पुत्री मैथिली हो गई, इसको एक ही मैथिली पता था, सिर खुजाया, अरे मैथिली मैथिली। अचानक याद आया उसका एक नाम जानकी भी है, तो कहा जानकी क्या जाना है, हाँ ठीक है राजमहल में जाओ। राजमहल में गए, वहाँ द्वारपाल से पूछा कि ये पत्र जानकी को देना है, कहाँ मिलेगी। उसने पूछा कौन सी जानकी, यहाँ 4 जानकी है, क्योंकि जनक को 4 पुत्रियाँ थी, चारों जानकी थी। फिर सिर खुजाया, सीता, हाँ सीता यहाँ जाओ। तो ऐसा इंडिक भारतीय कहने से अंतर नहीं है, लेकिन सीता जैसा एकदम स्पेसिफिक है, वैसा हिंदू एकदम स्पेसिफिक है। लेकिन आप जो उपयोग करो हमको दिक्कत नहीं, कोई उसको जान के क्या मैथिली क्या, बाहर तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। और यानी भारत की विशेषता रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है अपने स्वदेशी समाज में कि विविधता में एकता देखना और अनेकता में ऐक्य प्रस्थापित करना, यह भारत का अंतर्निहित धर्म है। भारत विविधता को, डाइवर्सिटी को भेद नहीं समझता और पराय को दुश्मन नहीं मानता। इसलिए नए मानव समूह के संघर्ष, खूब लोगों से हमारा मिलना जुलना होगा, नए लोग मिलने से हम भयभीत नहीं होंगे। उनकी विशेषताओं को पहचान कर, आइडेंटिफाई करते हुए, बाय प्रिजर्विंग देम विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम, ऐसा खास उल्लेख किया है। उनको साथ रखने की विलक्षण क्षमता, एसिमिलेशन की क्षमता भारत रखता है। आगे वो लिखते हैं, इसलिए भारत में हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, ईसाई परस्पर लड़ते हुए दिखेंगे, पर वे लड़कर मर नहीं जाएंगे। वे एक सामंजस्य यहाँ भारत में स्थापित करेंगे ही। दे विल कम टू ए मीटिंग पॉइंट। आगे का वाक्य महत्व का है, यह सामंजस्य अहिंदू नहीं होगा, वह होगा विशेष भाव से हिंदू, ये कहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक हिंदू वे ऑफ लाइफ, उन्होंने कहा कि दुनिया भर इतनी नज़दीक आया भी है, क्योंकि आवागमन के मार्ग बहुत गतिमान हो गए हैं। विद ऑल द डाइवर्सिटीज ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन्स और सोर्सेस पर अपना कब्जा जमाने की लालसा, इन सब के बीच में सबको अगर प्रॉस्परस, हारमोनियस, पीसफुल लाइफ, लंबे समय तक यूजिंग द रिसोर्सेस जुडिशियसली जीना है, आई कैन सी ओनली द हिंदू सोल्यूशन। ये राधा कृष्णन ने कहा है अपनी पुस्तक में हिंदू वे ऑफ लाइफ में। और स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, उनका पहले भाषण में व्हेन ही थैंक्ड द अमेरिकन पीपल एंड द ऑडियंस एंड द ऑर्गेनाइजर्स ऑन बिहाफ ऑफ भारत, उन्होंने भारत की 3 तरफ से अपनी पहचान बताई है। पहला शब्द, उनका पहला वाक्य था, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मोस्ट एंशंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सर्वाधिक प्राचीन सन्यासियों की परंपरा की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आगे का, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स की माता है। अनेक रिलीजन आएंगे, सब साथ रहेंगे, नए नए भी आते रहेंगे। ये आखिरी वर्ड है, इसके आगे कोई नहीं आएगा, ये लास्ट प्रॉफिट वगैरह, ऐसा भारत ने कभी नहीं कहा है। यहाँ तो भगवान ने यह वचन दिया है, जब जब धर्मों को गुलानी होगी, अधर्म का उत्थान होगा, मैं बार बार आऊँगा, ऐसा कहा है। नया एक मार्ग बताऊँगा। और तीसरा कहा, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदूज लिविंग इन इंडिया। तो ये भारत की पहचान है।
दूसरी भारत की विशेषता स्वदेशी समाज में टागोर लिखते हैं कि जो यूरोपियन नेशन स्टेट कंसेप्ट में वहाँ पर वेलफेयर स्टेट है, सारा कुछ सरकार करेगी, राजा करेगा, यही लोगों की आदत है। उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा कभी ऐसी नहीं थी, वी वर नेवर वेलफेयर स्टेट। जुडिशरी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, ये 4 डिपार्टमेंट्स केवल राजा के पास होते हैं। राजा कितने भी होंगे। हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, मंदिर, मेला, संगीत, नाटक, कला, यात्रा, इन सब के समाज की अपनी व्यवस्थाएं थी। इसके लिए ट्रेजरी से धन आता नहीं था, समाज देता था। उन्होंने व्याख्या की है, वह समाज जो अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य पर, स्टेट पर कम से कम डिपेंडेंट होता है, वह स्वदेशी समाज है। एक खंभे पर खड़ा तंबू है, वह खंभा टूटता है, तंबू धराशायी होता है। 4-5 खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंभा टूटता है, तंबू खड़ा ही रहेगा। वो टूटे खंभे को अंदर से खड़ा करने की सुविधा रहेगी। भारत की रचना ऐसी थी, जहाँ पर वेलफेयर स्टेट है, एक खंभा टूट गया, सब खत्म हो गया। भारत में जो पश्चिम में नेशन है वो 16वीं शताब्दी के देन है, वो स्टेट नेशन कंसेप्ट है। यहाँ पर समाज राष्ट्र है, इसलिए राजा पराजित हुए, परकियों का आक्रमण हुआ, परकियों का राज्य आया, राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में बाहर के गोरों ने जाकर वहाँ के स्थानिक लोगों का कत्लेआम किया, उनको कोने में धकेल दिया, पूरी जमीन कब्जे कर ली, एक नया देश आरंभ किया। माउरीज है यहाँ पर, एब्रोनिस है यहाँ पर, रेड इंडियंस है। लेकिन ग्रीस नाम का देश है, ग्रीस में बाहर से आकर लोगों ने कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। आज जो ग्रीस नाम के देश हैं, वहाँ के रहने वाले, उस ग्रीस के जो पहले था बहुत एक समृद्ध प्रॉस्परस ऐसा एक कंट्री था, उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं आज, वही लोग हैं। लेकिन ग्रीस में एक देखते हैं कि पुरानी बातों से कनेक्शन कुछ नहीं है, ज़मीन वही है, लोग वही है, कनेक्शन पूर्ण छूट गया है। ग्रीस में किसी परिवार में बालक का जन्म होता है, कहीं पर भी आपको बालक का नाम सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, पाइथागोरस, गैलीलियो सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन भारत में आज भी कहीं पर भी नचिकेता, ध्रुव, प्रहलाद, गार्गी, मैत्रेयी, उर्मिला, जाह्नवी सुनने को मिलते हैं। कनेक्शन है आज भी, कारण ये भारत का राष्ट्र राज्याधारित कभी नहीं था। ये भारत की विशेषता। और तीसरी भारत की विशेषता ऐसी है कि मैंने केमिस्ट्री में पीएचडी किया है, आपने इंजीनियरिंग किया है, बाद में संस्कृत स्कॉलर है, कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई मैनेजमेंट प्रोफेशन है, डिजाइनिंग कोई कर रहा है। इन सबको अपने शास्त्र में अविद्या कहा है। अविद्या ये खराब नेगेटिव नहीं है, जैसे धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, नीति अनीति, ऐसा नहीं है। अविद्या इज रिलेटेड टू द मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत से संबंधित सारा वो अविद्या है। विद्या क्या है? जो अध्यात्मिक विद्या जो मोक्ष का मार्ग दिखाती है, सिखाती है। इसलिए कई स्कूलों में लिखा रहता है सा विद्या या विमुक्तये, या विमुक्तये सा विद्या। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे सभी विद्यालयों में अविद्या ही पढ़ाई जाती है, विद्या को नहीं पढ़ा जा रहा है, वो बात अलग है। ईशावासी उपनिषद का 9वां श्लोक कहता है अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो केवल अविद्या की उपासना करते, केवल भौतिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। उसकी अगली पंक्ति है ततो भूय ते तमो य ओम विद्यायाम रताः। और जो केवल विद्या में रहते हैं वे और गहरे अंधकार में प्रवेश करते से कहा है। और 11वें श्लोक में कहा है विद्याम च अविद्याम च यह तद उभयम वेदः। दोनों को साथ जाना है। अविद्या मृत्युम तीर्थव, अविद्या के आधार पर भौतिक समृद्धि प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करेंगे, और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के आधार पर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए धर्म की व्याख्या की यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। अभ्युदय मतलब भौतिक समृद्धि है,
निःश्रेयस मतलब मोक्ष है। संघ की प्रार्थना में भी समुत्कर्ष निःश्रेयस कहा है। भौतिक समृद्धि की मनाही नहीं है। योग्य मार्ग से खूब पैसा कमाओ, अपने लिए कम खर्च करो और समाज को वापस लौटाओ। और समाज को वापस लौटाने को हमारे यहाँ धर्म कहा है। धर्म की एक व्याख्या मैं ऐसे करता हूँ कि ओपन योर आइज एंड क्लोज योर कैपिटल आई। मैं छोटा करो, आंखें खोलो। द सर्कमफरेंस ऑफ वी एक्सपांड्स। हम का दायरा बड़ा होता है तो जो हमारे नहीं वे भी अपने लगने लगते हैं। उनके लिए करने का मन होता ही है। ये करना ये धर्म है। अभी कोरोना वायरस हमने देखा है, दुनिया भर में था। जर्मनी, कोरिया, जापान, इंग्लैंड, इजराइल अनेक देशों में था, भारत में भी था। लेकिन भारत के सिवाय सभी देशों में ओनली स्टेट एम्प्लॉयज वर एक्टिव टू सर्व एंड सेव पीपल। भारत में स्टेट एम्प्लॉयज तो एक्टिव थे ही। मेनी ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, लेकिन काम किया है, ड्यूटी की है अपनी। लेकिन भारत ऐसा द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले हैं। और फ्लड, अर्थक्वेक के बाद जाकर सेवा करना, रेलवे एक्सीडेंट के बाद जाकर सेवा करना इज डिफरेंट। एक हाईली इन्फेक्शस, हाईली फैटल बीमारी है, पता नहीं मेरी जान को खतरा हो सकता है, यह जानते हुए लाखों लोग, लिटरली लाखों, दुनिया भारत भर में सब प्रकार के प्रदेशों में हर प्रकार के जाति जमाती में निकले हैं। ये धर्म है। जिन्होंने ड्यूटी की उनका कर्तव्य के नाते धर्म था। इनका धर्म ये मैं छोटा हुआ, हम बड़ा हुआ, समय कम है इसलिए अधिक मैं नहीं बताऊंगा। ये भारत का जो इसलिए समृद्धि के साथ साथ समाज को वापस करना है, लौटाना है। ये धर्म कल्पना स्पष्ट है। और समाज स्वदेशी उसी पर होता है कि राज्य पर नहीं, समाज के ऐसे क्रियाकलापों पर सारा आधारित होता है। और ये भारत के निर्माताओं के मन में स्पष्ट होगा। इसलिए भारत में लोकसभा में लिखा है, स्वाधीनता के बाद लोकसभा बनी, पार्लियामेंट सिस्टम हमने स्वीकार की, उसमें लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। राज्यसभा में लिखा है सत्यम वद धर्मम चर। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य यतो धर्मस्ततो जया है। रॉ नाम का संगठन है, उनका ध्येय वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता है। और भारत के राष्ट्र ध्वज में जो चक्र है वो धर्म चक्र, व्हील ऑफ धर्म है। व्हील है तो घूमने के लिए है, हाउ इट विल रोटेट। एवरी स्मॉल एक्ट ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी गिव्स ए पुश टू द व्हील ऑफ धर्म एंड इट मूव्स। एक अमृतलाल बेगड़ नाम के एक अच्छे साहित्यिक लेखक चित्रकार हो गए। वो नंदलाल बोस नाम के एक फेमस पेंटर शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ एज ए फैकल्टी वहाँ चित्रकला सीखने गए, 5 साल वहाँ रहे। एक 20 ईयर्स यंग बॉय गोज देयर। 5 साल के बाद लौटे, जब नंदलाल बोस को चरण स्पर्श किया कि आशीर्वाद देने के लिए मेरा जीवन शुरू करने वाला हूँ। उनके शब्द थे आशीर्वाद के, कहा बेटा तेरा जीवन सफल ना हो, लेट योर लाइफ बी नॉट सक्सेसफुल। ऐसा आशीर्वाद होता है कोई? आगे कहा कि दुनिया में सफल होने वालों की कोई कमी नहीं है, उनके नाम रोज अखबार में आते हैं। फिर कहा तुम अपना जीवन सार्थक करना। देन ही राइट्स, इंटरप्रेट्स कि सफलता मतलब मटेरियलिस्ट लाइफ है, गाड़ी बंगला पैसा वगैरह, उसको गलत नहीं है। उतना ही सीमित जीवन ठीक नहीं है। समाज से हमके बहुत मिलता है, समाज को वापस करना, लौटाना, ये धर्म है। इसलिए विवेकानंद केंद्र की प्रार्थना में एक श्लोक है, जीवने यावत आदानम, जीवन जितना लेते हैं तथा अधिकम प्रदानम स्यात्, उससे अधिक हम वापिस कर सके, ऐसी हमारी प्रार्थना भगवान परिपूर्णता। ये भारत है। और इसलिए अब दुनिया इतनी नज़दीक आई। मैं जब गया था 92 में यूएस में, तब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। आज डायरेक्ट फ्लाइट से नेट है, इंटरनेट है, सीधी बात हो सकती है देखकर। तो लिमिटेड सोर्सेज ऑन द प्लैनेट, ऑल द डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, सब इतने नज़दीक आए हैं। इफ द एंटायर ह्यूमैनिटी हैज़ टू live in prosperity, harmony and peace, Bharat has the solution.
भारत हैज़ द फिलॉसफी, हिस्ट्री, एक्सपीरियंस। ऐसा भारत खड़ा करेंगे तो दुनिया को जो भारत पता है ऐसा भारत दुनिया देखेगी। हम गर्व से कह सकेंगे भारत इज़ द सॉल्यूशन। भारत हैज़ द सॉल्यूशन तो बात सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रविंद्रनाथ डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि हिंदू सॉल्यूशन ही है और कुछ नहीं है। ऐसा भारत खड़ा करना, इसलिए भारत को अपने स्वत्व की दिशा में सारी अपनी नीतियाँ, शिक्षा नीति, रक्षा नीति, विदेश नीति, भारत की अर्थ नीति करनी पड़ेंगी, जो हम जिसको डिनाई कर रहे थे। अब थोड़ा उस दिशा में भारत चलना शुरू हुआ है। आखिरी बात कहकर मेरी बात पूर्ण करूंगा। 2014 के बाद के चुनाव के रिजल्ट आए। द रिजल्ट्स वेयर आउट ऑन 16 मई 2014। जैसे इस बार चुनाव के 4 जून को आए थे, तो संडे गार्डियन इज ए पेपर पब्लिश फ्रॉम ब्रिटेन ऑन संडे। डेली पेपर का नाम द गार्डियन है। The Guardian and Sunday Guardian, both the papers published from Britain, carried one editorial on 18th May of 2014, that was Sunday. The first 3 sentences are, first they say, today 18th May 2014 may go well down in the history of India as Britain finally left India. ये वहाँ का ब्रिटेन का पेपर लिख रहा है एडिटोरियल में, बड़ी बोल्ड बात लिखी है। नरेंद्र मोदी's victory in these elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled this subcontinent. India under Congress Party was in many ways a continuation of British Raj by other means. इसके ऊपर एक शीर्षक एक वाक्य है, that is more insightful. वो है, वो लिखते हैं, it should be obvious that the underlying changes in the Indian society has brought us Mr. Modi and not the other way around. तो भारत में जो एक जागरण चल रहा है राष्ट्र का, उसमें संघ तो है ही, केवल संघ नहीं है, अनेक संत है, स्पिरिचुअल पर्सन्स है, सोशल रिफॉर्मर्स है, मदर्स है, जो घर में बैठकर अपने बालकों को, बच्चों को सारा सिखा रही है। इस कारण जो राष्ट्र जागरण हो रहा है, इस जागरण के कारण ये एक परिवर्तन आ रहा है। भारत अपनी स्वत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और एक आर्टिकल अगर आप रेफर कर सके तो पढ़िए, वो भी 22 मई 2014 का है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। उसका टाइटल बताऊंगा, कंटेंट नहीं बताऊंगा, समय हो गया है। और द टाइटल सेज हाउ मोदी डिफीटेड लिबरल्स लाइक मी। इतना उन्होंने पूरी सारी कबूली दी है कि क्या क्या हमारी गलतियां हुई है। तो इसलिए भारत का जो स्वत्व है वो जाग रहा है। 14 के बाद भारत की विदेश नीति में अंतर आया है। यूक्रेन हमारा भारत ने जिस तरह हैंडल किया है एकदम एग्जेम्पलरी है। डिफेंस नीति में परिवर्तन आया है, शिक्षा नीति नई आई है, उसको लागू करने में समय लगा, बात सही है। डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे विद्वान व्यक्ति की अध्यक्षता में हायर एजुकेशन कमीशन 1948 में नियुक्त हुआ था। इतने सुंदर रिकमेंडेशन है, लेकिन लागू नहीं हुए, अब लागू हो रहे हैं। और भारत की अर्थनीति भी जो अर्बन सेंट्रिक सेंट्रलाइज के बदले डिसेंट्रलाइज रूरल ओरिएंटेड खेती आधारित जो पहले थी, खेती भी अच्छी, उद्योग भी अच्छे, ऐसा भारत फिर से खड़ा हो सकता है। दिशा हमको पहले तय करनी पड़ेगी, उस दिशा में लंबे समय तक सतत चलना पड़ेगा। तो भारत हैज़ द सॉल्यूशन, नो डाउट अबाउट इट, बट भारत इज़ द सॉल्यूशन, ये कहने की स्थिति में हम लोग आ सकते हैं। आपने मुझे बुलाकर उस पुस्तक के बहाने इस विषय पर मुझे अपने बात रखने का मौका दिया, इसलिए आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।